तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की लाइफ साइकिल को जानने से पहले हम उसके रिप्रोडक्शन को जान लेते हैं, कैसे वो रिप्रोडक्शन करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन। कह सकते हैं जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन होता है। मीन्स कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अज्ञात होता है या उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो हमको ये जानना है कि आखिर रिप्रोडक्शन करता कैसे है। तो जो ट्रिपैनोसोमा होता है वो कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, वो भी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और इस तरीके से कह सकते हैं वो अपना जो है मल्टीप्लिकेशन करता रहता है, अपना नंबर बढ़ाता रहता है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसकी लाइफ साइकिल को। हमने अभी जान लिया कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस कैसे रिप्रोडक्शन करता है। अभी हमने बताया ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस कह सकते हैं एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है और कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा एक से दो भागों में बंट जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले इसके लाइफ साइकिल के बारे में जान लेते हैं। लाइफ साइकिल कैसे इसकी कंप्लीट होती है। तो लाइफ साइकिल में कह सकते हैं जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है वो डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। आपको पहले लेक्चर में ही बताया गया है कि जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है वो कह सकते हैं वर्टिब्रेट के ब्लड का पैरासाइट होता है। मीन्स इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो मैन है, प्राइमरी होस्ट मैन है। और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो कह सकते हैं एक इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट है जिसको हम सीसी फ्लाई के नाम से जानते हैं, सीसी फ्लाई, और उसका जियोलॉजिकल नेम होता है ग्लोसाइना पैल्पेलिस। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी हमने बताया कि जो इसका होस्ट, इसकी जो लाइफ साइकिल है 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। मीन्स प्राइमरी होस्ट जो होता है, प्राइमरी होस्ट आर प्रिंसिपल होस्ट आर डिफिनिटिव होस्ट के नाम से हम कह सकते हैं वो मैन होता है। और जो इसका सेकेंडरी होस्ट कह सकते हैं आर इंटरमीडिएट होस्ट आर वेक्टर जो होता है वो कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट एक इंसेक्ट है जिसको सीसी फ्लाई ग्लोसाइना पैल्पेलिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर होस्ट की बात की जाती है एक रिजर्वायर होस्ट होता है। रिजर्वायर होस्ट कह सकते हैं ये होस्ट ऐसे होते हैं जिसमें कह सकते हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की बॉडी में किसी प्रकार का कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। सिर्फ कुछ समय के लिए कह सकते हैं टेम्पोररी टाइम के लिए वो अदर होस्ट में चले जाते हैं और वहाँ पर किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं करते हैं। और वहाँ से जब भी उसका जो वेक्टर है फिर से सक करके किसी ह्यूमन बॉडी कह सकते हैं मैन की बॉडी में उसको ट्रांसमिट कर देता है, तो फिर से वहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम अभी थोड़ा सा प्राइमरी होस्ट पर जिक्र कर लेते हैं, किसको हम प्राइमरी होस्ट बोलते हैं और किसको हम सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं। तो प्राइमरी होस्ट कह सकते हैं किसी भी पैरासाइट का जो प्राइमरी होस्ट होता है वो जनरली कह सकते हैं वो उसका फीडिंग स्टेज होता है, पैरासाइट का फीडिंग स्टेज होता है। मीन्स उस दौरान कह सकते हैं प्राइमरी होस्ट में वो फीडिंग करता है, ग्रोइंग करता है और डेवलपमेंट करता है और सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। फीडिंग करता है, ग्रोइंग करता है, अपना डेवलपमेंट करता है और सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। तो सेक्सुअली मैच्योर स्टेज जिस भी होस्ट में पाई जाती है किसी भी पैरासाइट की, वह उसकी प्राइमरी होस्ट कह सकते हैं, वह उसका प्राइमरी होस्ट होता है। इसी तरीके से हम सेकेंडरी होस्ट के बारे में जान लेते हैं। सेकेंडरी होस्ट आर कह सकते हैं इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम वेक्टर कहते हैं। वो वेक्टर जो होता है करता क्या है, वो जो पैरासाइट है उसको एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। मीन्स अगर ह्यूमन बीइंग जो है इसका कह सकते हैं प्राइमरी होस्ट है तो उसका सेकेंडरी होस्ट यानी जो वेक्टर है वो करेगा क्या, मैन टू मैन उस पैरासाइट को ट्रांसफ़र करने का काम करेगा, एक आदमी से दूसरे आदमी में पहुंचाने का काम करता है। इस तरीके से उसका इन्फेक्शन लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। तो वो होता है सेकेंडरी होस्ट जिसको हम वेक्टर के नाम से जानते हैं और इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से जानते हैं। वो ट्रांसमिशन का काम करता है, बीमारी को फैलाने का काम करता है। रिजर्वायर होस्ट के बारे में आपने जाना भी कि ये सिंपली कह सकते हैं रिजर्वायर होस्ट ऐसे होते हैं जिसमें कह सकते हैं पैरासाइट किसी भी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं करता है, अपना कह सकते हैं ज्यों का त्यों। जैसे अगर हम ट्रिपैनोसोमा की बात करते हैं तो वो जो है कह सकते हैं इसके जो रिजर्वायर होस्ट होते हैं जनरली कह सकते हैं बफेलोज है, एंटीलॉप्स है, पिग है, ये सब रिजर्वायर होस्ट होते हैं। इनकी बॉडी में इसका किसी डेवलपमेंट नहीं होता है, इसका किसी भी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। इसके अलावा कह सकते हैं
वो फिर से वहाँ पर उसकी बॉडी में शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, और जब सीसी फ्लाई वहाँ से उसको सक कर लेती है, फिर से उसको सक कर लेती है ब्लड के साथ, और फिर किसी ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र कर देती है, तो उसका ट्रांसमिशन हो जाता है। और जैसे ही वो मैन की बॉडी में पहुँचता है तो उसका कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल मैन में कैसे स्टार्ट होती है, कैसे जो है मैन में ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस अपना इन्फेक्शन स्टार्ट करता है, कैसे इन्फेक्शन होता है, और कैसे वो जाके उसकी बॉडी में कहाँ पर किन स्थानों पर अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करता है, कैसे उसकी मेटामॉर्फोसिस होती है, कैसे वो डिजीज काज करता है, इसके बाद कैसे वो फिर सेकेंडरी होस्ट पे पहुंच जाता है, सेकेंडरी होस्ट की बॉडी में कहाँ पर उसका कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन होता है, किन किन स्थानों पर मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसके बाद फिर कैसे वो प्राइमरी होस्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों का जिक्र करेंगे हम लोग ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल में। तो चलिए हम सबसे पहले इन्फेक्शन के बारे में ही जान लेते हैं। इन्फेक्शन कैसे होता है, अभी हमने बताया इसका जो सेकेंडरी होस्ट है इनवर्टिब्रेट कह सकते हैं इंसेक्ट है सीसी फ्लाई, और कह सकते हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो कह सकते हैं मेटासाइक्लिक फॉर्म होता है। मेटासाइक्लिक फॉर्म जो ट्रिपैनोसोमा का होता है ये कह सकते हैं इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है। मीन्स ये जो है सीसी फ्लाई के द्वारा, सीसी फ्लाई जब भी किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, मीन्स फीडिंग के लिए जब भी किसी हेल्दी पर्सन को जाएगी, बाइट करेगी और वहाँ से ब्लड को सक करेगी, तो उस दौरान क्या होता है, ब्लड को सक करने के दौरान ही वो सबसे पहले अपने सलाइवा को इंजेक्ट करती है मैन की बॉडी में। सलाइवा को इसलिए इंजेक्ट करती है क्योंकि सलाइवा में एक एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट कह सकते हैं ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है या ब्लड का कोगुलेशन नहीं होने देता है, जिससे वो आसानी से ब्लड को फीड कर सके। तो जब वो सलाइवा को मैन की बॉडी में इंजेक्ट कर रही होती है तो उसी दौरान कह सकते हैं ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है ये ट्रांसफ़र हो जाता है और इंट्रोड्यूस हो जाता है मैन की बॉडी में। आपने देखा सीसी फ्लाई ने किसी मैन को क्या किया, हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो उसने क्या किया, फीडिंग के दौरान इस मेटासाइक्लिक फॉर्म को ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, मैन की बॉडी में। अब देखिए मैन की बॉडी में जैसे ये मेटासाइक्लिक फॉर्म, इसीलिए इसको रेड कलर से शो किया गया है ताकि आप आसान, ये समझ लीजिए इसका इन्फेक्टिव स्टेज है। तो इसने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया इसको फीडिंग के दौरान सलाइवा के साथ ट्रांसफ़र हो गया, कह सकते हैं मैन के ब्लड में पहुंच गया। यहाँ पर लिखा गया है फॉर्म्स इन ब्लड प्लाज्मा। स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था, स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बताया गया था कि जो पैरासाइट होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है। ध्यान देने की बात यह है कि पैरासाइट एक इंट्रा सेलुलर होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर एक होता है। तो देखिए जब इस तरीके से हम इसको समझते हैं, ये सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, ध्यान से देखिए ये ब्लड सेल्स हैं। अगर पैरासाइट सेल के अंदर में प्रेजेंट है, अगर पैरासाइट सेल के अंदर में प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। और अगर पैरासाइट आउट ऑफ द सेल है, मीन्स अगर यहाँ पर पैरासाइट पड़ा हुआ है, ये इसका कह सकते हैं यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा है, और ये सब ब्लड सेल्स हैं, WBC हैं, RBC हैं। और अगर कह सकते हैं जो पैरासाइट है वो आउट ऑफ द सेल है, मीन्स प्लाज्मा में पड़ा हुआ है, तब हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट कहेंगे। और ये जो है होता है कह सकते हैं ब्लड प्लाज्मा में पड़ा रहता है, या ब्लड प्लाज्मा में ही कह सकते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, अपना कह सकते हैं डेवलपमेंट करता है, ना कि ब्लड सेल के अंदर अपना डेवलपमेंट करता है। तो आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है और इंट्रा सेलुलर क्या होता है। जैसा कि हमने बताया ये मेटासाइक्लिक फॉर्म जैसे ही कह सकते हैं मैन के ब्लड में जाता है, तो ब्लड में जाने के बाद ब्लड स्ट्रीम में कह सकते हैं प्लाज्मा में पहुंचने के बाद ये जो इसका मेटासाइक्लिक फॉर्म है ये चेंज हो जाता है लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज हो जाता है कह सकते हैं। और लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में जो है चेंज होने के बाद क्या होता है, ये अपना कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। अभी तो इसने क्या किया, इन्फेक्शन किया, मैन की बॉडी में पहुंच गया, इन्फेक्शन हो गया, अब स्टार्ट होगा मल्टीप्लिकेशन। इन्फेक्शन को आपने जान लिया कि जब भी सीसी फ्लाई किसी हेल्दी पर्सन को उसने बाइट किया तो उसने ट्रांसमिट कर दिया इस मेटासाइक्लिक फॉर्म को, और मेटासाइक्लिक फॉर्म पहुंच गया मैन के ब्लड में। मैन के ब्लड में पहुंचने के बाद क्या होता है, ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म होता है ये चेंज हो जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज होने के बाद कह सकते हैं अब स्टार्ट होगा इसमें मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन होना है, मीन्स अब इसको डिवाइड होना है, तभी आपको बताया गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये डिवाइड करता है, और वो भी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसकी बॉडी में जब डिवीजन स्टार्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो कह सकते हैं सबसे पहले काइनेटोप्लास्ट और ब्लीफेरोप्लास्ट पहले ही डिवाइड होते हैं। सबसे पहले काइनेटोप्लास्ट और ब्लीफेरोप्लास्ट डिवाइड होते हैं, और इसके बाद कह सकते हैं इसके बाद इसका जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करता है। न्यूक्लियस जो होता है वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है, और फिर माइटोसिस के द्वारा न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद फिर कह लीजिए कि जो इसका ब्लीफेरोप्लास्ट होता है, जैसे एक ओल्ड ब्लीफेरोप्लास्ट होगा और एक कह सकते हैं न्यू ब्लीफेरोप्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो ओल्ड ब्लीफेरोप्लास्ट होता है उससे ओल्ड फ्लैजेलम ऑलरेडी अटैच्ड होता है। ओल्ड जो ब्लीफेरोप्लास्ट होता है उससे कह लीजिए इसका ओल्ड फ्लैजेलम अटैच होता है। जो न्यू ब्लीफेरोप्लास्ट का प्रोडक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है उससे न्यू फ्लैजेला की वर्जिन होती है, क्योंकि आपको पहले ही लेक्चर में बताया गया है कि फ्लैजेला की वर्जिन किससे होती है, ब्लीफेरोप्लास्ट से होती है, आर बेसल ग्रेन्यूल से होती है। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है फर्स्ट लेक्चर में। तो आप इस तरीके से देखिए, सबसे पहले इसका ब्लीफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट डिवाइड हुआ, और इसके बाद इसका न्यूक्लियस माइटोसिस के द्वारा डिवाइड किया, और इसके बाद एंटीरियर टू पोस्टीरियर कह लीजिए बॉडी जो है लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होती है, लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होती है और दो भागों में डिवाइड हो जाती है। देखिए यही जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है, यहाँ पर डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म दिखाया गया है। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म डिवाइड हो रहा है लॉन्गिट्यूडनली, देखिए एक से दो भागों में बढ़ जा रहा है। इसके पास कह लीजिए दो फ्लैजेलम हो गए, एक ओल्ड फ्लैजेलम है, एक न्यू फ्लैजेलम का फॉर्मेशन हो गया। काइनेटोप्लास्ट ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, और माइटोसिस के द्वारा न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से डिवीजन हुआ, और ये जो स्प्लिटिंग हो रही है लॉन्गिट्यूडनली, तो इस प्रकार ये जो है दो भागों में बढ़ जाता है। मीन्स एक ट्रिपैनोसोमा से 2 डाटा ट्रिपैनोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ये सब सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है, ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में। तो ये देखिए वर्टिब्रेट होस्ट दिखाया गया, वर्टिब्रेट होस्ट मैन है। ये जो आप देख रहे हैं अप साइड का जो डायग्राम देख रहे हैं, ये कह सकते हैं वर्टिब्रेट होस्ट मैन में शो हो रहा है, उसके ब्लड प्लाज्मा में सारी स्टेजेस शो की गई हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसका डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या करेगा, अब फिर से ये अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। वहाँ पर न्यूट्रिशन लेता रहता है ऑस्मोट्रॉफी के द्वारा, और इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहता है। फिर कह सकते हैं इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस होती है मीन्स कह सकते हैं किसी भी एनिमल्स का जो फॉर्म होता है उसके फॉर्म में चेंज हो जाना, किसी की बॉडी का परिवर्तन हो जाना, उसका कह सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना ही जनरली सिंपली आप मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रिपैनोसोमा की बॉडी है वो अपना फॉर्म चेंज कर रही है, अपना फॉर्म कह सकते हैं चेंज कर रही है या बदल जा रही है। कैसे बदलती है और बदलने के पीछे कारण क्या होता है, देखिए नॉर्मली जब ये ब्लड प्लाज्मा में होता है और अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है, कह सकते हैं एनाइरोबिक ग्लाइकोलिसिस के द्वारा इसको एनर्जी मिलती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। एनाइरोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है, और तब इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए मीन्स डिवीजन के लिए, डिवाइड होने के लिए इसको एनर्जी मिल रही होती है। अगर किसी कारणवश एनाइरोबिक ग्लाइकोलिसिस कह सकते हैं हैम्पर्ड हो जाती है, बाधित हो जाती है, बाधित होने के पीछे भी कारण है। आप यूँ कह लीजिए कि जो ब्लड है मैन का, ये कह सकते हैं एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने लगता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने लगता है। और जब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है तो जो ग्लाइकोलिसिस, एनाइरोबिक ग्लाइकोलिसिस चल रही होती है, उसको रोक दिया जाता है। जब रोक दिया जाता है तो होता क्या है, इसको जो एनर्जी मिल रहा होता है मीन्स ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो सीज हो जाता है, बंद हो जाता है पूर्ण रूप से। अब इसको ग्लूकोज मिलने वाला नहीं है, मीन्स ग्लूकोज नहीं पाएगा, उछल रही होती है एनाइरोबिक ग्लाइकोलिसिस, जिसके द्वारा इसको एनर्जी मिल रही होती है वो सीज हो जाती है, वो पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। तो इसको एनर्जी नहीं मिल पाती है और ये कह सकते हैं अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो फिर इसके फॉर्म में चेंजिंग होने लगती है, इसकी बॉडी शॉर्ट होने लगती है, और कह सकते हैं इसका फ्लैजेला भी कह लीजिए कि लगभग नष्ट होने के कगार पर होता है, या बॉडी में ही शॉर्टाइज हो जाता है, और ये कैसे कह सकते हैं शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो जाता है, शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होता है, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म करता क्या है, ऐसे ही नॉर्मली ब्लड में पड़ा रहता है
और फीडिंग नहीं कर पाता है, तो बहुत लंबे समय तक अगर ये ब्लड में पड़ा रहेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इसकी डेथ हो जाएगी। अगर ये ऐसे ही ब्लड में पड़ा रहेगा लंबे समय तक और इसको अब ये क्योंकि फीडिंग नहीं कर पाएगा, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो चुका है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस रुक चुकी है कह सकते हैं, तो अब इसको एनर्जी नहीं मिल रहा है तो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो गया। जब शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो जाता है तो कह सकते हैं अब ये वेट करता रहता है कि कोई इसका जो सेकेंडरी होस्ट है आए ह्यूमन के ब्लड से, मैन के ब्लड से इसको सक कर ले। अगर कोई भी सीसी फ्लाई फिर से ब्लड को सक कर रही होती है, ब्लड फीडिंग के दौरान ही इस शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म को क्या कर लेती है, सक कर लेती है, खींच लेती है, अपने कह सकते हैं प्रोबॉसिस के थ्रू पहुंच जाता है वो इसके एलिमेंट्री कैनाल में, मिडगट में। तो देखिए जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है इसको सीसी फ्लाई ने क्या कर लिया, फीडिंग के दौरान जब भी ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को फीड कर रही होती है, इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को फीड कर रही होती है, तो इसी शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म को सक कर लेती है और ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म पहुंच जाता है कह सकते हैं उसके मिडगट में आ जाता है, उसके प्रोबॉसिस से होते हुए। और जैसे ही जब मिडगट में पहुंचता है, मिडगट में कह लीजिए पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर पहुँचने के बाद ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होता है फिर से लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज होता है, हो जाता है। शॉर्ट कह सकते हैं स्टम्पी फॉर्म लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज हो जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है, शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म्स इन द गट ऑफ फ्लाई चेंज टू लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। जो कह सकते हैं शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है वो कह सकते हैं सीसी फ्लाई के जैसे ही गट में जाएगी वो जो है कह सकते हैं अपना फॉर्म चेंज करने लगेगा और वो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज होने के बाद पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन में कह सकते हैं वहाँ पर पहुँचकर ये फिर से लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड होना फिर से स्टार्ट कर देता है। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म फिर से डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन करता है और वहाँ पर जो उसको एनर्जी मिल रही होती है कह सकते हैं एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोबिक एसिड के द्वारा, एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोबिक एसिड के द्वारा कह सकते हैं इसको एनर्जी मिल रही होती है। उसका पायरोबिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है जिससे उसको एनर्जी मिल रही होती है वहाँ पर इसके मिडगट में, और वहाँ पर ये डिवाइड होता रहता है, अपने नंबर को बढ़ाता रहता है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कह सकते हैं एक्सटेंसिव अमाउंट में क्रिस्टी का फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे वहाँ पर ये आसानी से कह सकते हैं सर्वाइव कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। लेकिन जब वहाँ पर कह सकते हैं इसको एनर्जी में या क्रिस्टी का लॉस हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी का लॉस हो जाता है, तब उसको वहाँ पर प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है और फिर से ये शॉर्ट फॉर्म में चेंज होने लगता है, फिर से ये शॉर्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है और कह लीजिए वो क्रिथिडियल फॉर्म में चेंज हो जाता है, क्रिथिडियल फॉर्म में चेंज हो जाता है। और क्रिथिडियल फॉर्म में चेंज होने के बाद कह सकते हैं क्रिथिडियल फॉर्म में चेंज होने के बाद वहाँ से उसके मिडगट से वो अपना न्यू वे कह सकते हैं बनाते हुए, नया रास्ता बनाते हुए मिडगट से ऑइसोफेगस से होते हुए वो सैलिवरी ग्लैंड में इंटर कर जाता है। यहाँ पर देखिए फॉर्म्स इन सैलिवरी ग्लैंड दिखाया गया है। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये कह सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड में है और यहाँ पर जो डायग्राम शो किया गया है वो कह सकते हैं सीसी फ्लाई के मिडगट में है, और यहाँ पर जो डायग्राम शो किया गया है वो कह सकते हैं सीसी फ्लाई के सैलिवरी ग्लैंड में है। तो अभी तक मिडगट में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वहाँ पर जब उसको एनर्जी में कमी हो जाती है, एनर्जी नहीं मिल पाती है या कह लीजिए माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी का लॉस हो जाता है, तो उस दौरान ये कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, क्रिथिडियल फॉर्म में चेंज हो जाता है। देखिए इसका जो यहाँ पर कह सकते हैं काइनेटोप्लास्ट और ब्लीफेरोप्लास्ट एकदम पोस्टीरियर एंड पर हैं, वो कह सकते हैं फ्रंट ऑफ द न्यूक्लियस हो जाते हैं, न्यूक्लियस के फ्रंट में आ जाते हैं काइनेटोप्लास्ट एंड ब्लीफेरोप्लास्ट, और ये शॉर्ट क्रिथिडियल फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसके पास शॉर्ट फ्री फ्लैजेलम होता है। और अब सैलिवरी ग्लैंड में आने के बाद सैलिवरी ग्लैंड में भी कह सकते हैं एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोबिक एसिड के द्वारा वहाँ पर भी इसको एनर्जी मिलकर भी डिवाइड करता है या मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवाइड करता है और 1 से 2 भागों में बढ़ता रहता है। मीन्स अपना मल्टीप्लिकेशन करता रहेगा और मल्टीप्लिकेशन करते करते अगर वहाँ पर भी उसको एनर्जी में कमी हो जाती है, एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो उस दौरान ये धीरे धीरे शॉर्ट और मेटासाइक्लिक फॉर्म में चेंज हो जाता है।
इसके कह सकते हैं जो सीसी फ्लाई है उसके सैलिवरी ग्लैंड के ल्यूमन में ये सारी प्रोसेस चल रही होती है और वहाँ पर ये कह सकते हैं स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म जो होता है कह सकते हैं ट्रिपैनोसोमा का, इसके पास फ्री फ्लैजेलम एब्सेंट होता है और कह सकते हैं इसका पास काइनेटोप्लास्ट एंड ब्लीफेरोप्लास्ट ऐसे ही जनरली पोस्टेरियर एंड पर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से इसका कह सकते हैं ये अपने फिर से इन्फेक्टिव स्टेज में आ जाता है और ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म होता है ऐसे ही इसके सैलिवरी ग्लैंड के ल्यूमेन में पड़ा रहेगा। जब सीसी फ्लाई किसी हेल्दी पर्सन को फिर से बाइट करेगी तो उस दौरान फिर से ये मेटासाइक्लिक फॉर्म फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा न्यू होस्ट में और फिर से इसकी न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स कह सकते हैं यहाँ से फिर से वो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज होने के बाद इन्फेक्शन हो गया, आ गया मैन के ब्लड में इन्फेक्शन हुआ और यहाँ पर ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज हुआ। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करेगा और फिर से एनर्जी की सप्लाई में कमी हो जाएगी। तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म या कह सकते हैं शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो जाता है। शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में चेंज होने से पहले इसका एक कह सकते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म आता है, वो धीरे धीरे चेंजिंग आ रही होती है। तो जब शॉर्टनिंग आ जाती है थोड़ा बहुत तो उसको इंटरमीडिएट फॉर्म के नाम से हम जानते हैं। और जब फ्लैजेला फ्री फ्लैजेलम पूर्ण रूप से कह सकते हैं नष्ट हो जाता है तब हम इसको शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म के नाम से जानते हैं। अब ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म ऐसे ही वेट करता रहता है। इसके अलावा हम एक चीज़ और इसमें जानते हैं, देख लीजिए अभी मैन के केसेस में देख लेते हैं तो रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन बताया गया है। रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन में होता क्या है, देखिए अभी हमने बताया कि ये ह्यूमन की बॉडी में इसकी जो मैन की बॉडी होती है उसके ब्लड में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगता है तो ग्लाइकोलिसिस रुक जाती है और कह सकते हैं इसको एनर्जी मिलना बंद हो जाता है, तब ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये जो पैरासाइट है ट्रिपैनोसोमा लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म करता क्या है, ये ब्लड में जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा होता है उस एंटीजन को ही चेंज कर देता है, एंटीजन के फॉर्म को ही चेंज कर देता है जिसके द्वारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा होता है। जब कह सकते हैं एंटीजन के फॉर्म को चेंज कर देगा तो क्या होगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होगा या एंटीबॉडी ग्लाइकोलिसिस को रोक नहीं पाएगी। जब एंटीबॉडी ग्लाइकोलिसिस को रोक नहीं पाएगी तब इसको शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में बना रहेगा और कह सकते हैं लगातार इन्फेक्शन उसका अपना मल्टीप्लिकेशन करता रहेगा और डिजीज को काज करता रहेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है ट्रांसफ़र टू सीसी फ्लाई वही है जब सीसी फ्लाई क्या करती है इस शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म को सक कर लेती है तो कहाँ पर पहुँच जाता है शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, इसके मिडगट में आ जाता है। मिडगट में आने के बाद लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा और वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो वहाँ पर कह सकते हैं डेवलपमेंट इन मिडगट में डेवलपमेंट होगा तो उस दौरान क्या होता है, पहले तो डिवाइड होता रहता है और वहाँ से कह सकते हैं न्यूट्रिशन लेता रहता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहता है। जब इसको एनर्जी नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाने का मतलब ये होता है ग्लूकोज में कमी हो जाती है या ग्लूकोज का ज़्यादा यूज कर लेता है तो ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तब ये कह सकते हैं शॉर्ट क्रिथिडियल फॉर्म में चेंज हो जाता है। शॉर्ट क्रिथिडियल फॉर्म में चेंज होने के बाद कह सकते हैं ये सैलिवरी ग्लैंड में आ जाता है और सैलिवरी ग्लैंड में इसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं क्रिथिडियल फॉर्म जो होता है डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा 1 से 2 भागों में बढ़ जाता है और यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड के ल्यूमन में कह सकते हैं ऐसे ही पड़ा रहता है। जब इसको एनर्जी में कमी होती है, कह सकते हैं आप माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन में कमी हो जाती है या ग्लूकोज में कमी हो जाती है कह सकते हैं, तो ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म होता है मेटासाइक्लिक फॉर्म में चेंज हो जाता है और फिर से लाइफ साइकिल आगे प्रोसीड होती है, इन्फेक्टिव स्टेज में आ जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग स्लीपिंग सिकनेस के बारे में जान लेते हैं। स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है, देखिए जनरली है क्या स्लीपिंग सिकनेस, ये जो पैरासाइट है सिंपली ब्लड में पड़ा रहता है। ब्लड में होने के दौरान क्या करता है, वहाँ से ये कह लीजिए ब्लड प्लाज्मा में होने के साथ साथ ये पहुँच जाता है इसके लिम्फ ग्लैंड में। लिम्फ ग्लैंड में जाके स्वेलिंग काज करता है। तो सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा पर अटैक करेगा और वहाँ से वो लिम्फ ग्लैंड पर अटैक करेगा। लिम्फ ग्लैंड पर अटैक करने के बाद उसमें स्वेलिंग काज करता है। फिर वहाँ से ये तो अर्ली इन्फेक्शन होता है, बाद में आप देखेंगे वो जाके अटैक कर देता है
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पर, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वहाँ पर पहुँचने के बाद जब इसका इन्फेक्शन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पर हो जाता है तो ये काफ़ी कह सकते हैं डैमेजिंग कंडीशन आ जाती है, और उस दौरान कह सकते हैं जो स्लीपिंग सिकनेस होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसमें कह सकते हैं वेट लॉस हो जाता है, फीवर हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण वो लेथर्जिक कंडीशन में आ जाता है और इवेंचुअली अगर देखेंगे तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं उसकी लाइफ साइकिल परफॉर्म होती है। तो कुछ ट्रीटमेंट है, ये जो सुरामिन सोडियम है बैर 205 है, इसके द्वारा कह सकते हैं इसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। अदरवाइज प्रिवेंशन होता है जिसको हम रोकथाम बोलते हैं। तो इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले जो सीसी फ्लाई है उसके काटने से बचें, या जहाँ पर वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जैसे जो रिवर एरियाज हैं वहाँ पर जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं, हर्ब्स सर्ब्स पाए जाते हैं, जनरली ऐसे एरियाज में ज़्यादा पाई जाती है, तो उनको ही नष्ट कर दिया जाए, इसके वेक्टर को नष्ट कर दिया जाए। अदरवाइज डीडीटी की स्प्रेइंग की जाए, जिससे कह सकते हैं इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसके जो है इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। तो इस तरीके से हम इसके कह सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को। तो ये है कह सकते हैं इसकी लाइफ साइकिल इस तरीके से प्रोसीड करती है।